हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेसॉल हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट प्रॉब्लम 6.5 सॉल्व करेंगे। इसमें आपके 6 क्वेश्चन हैं टोटल और इस सारे क्वेश्चन बेसिस से आपके इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ ए सम। इससे पहले कि हम वीडियो कंटिन्यू करें, नए व्यूअर्स भाई लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और सारे मेरे भाई लोग वीडियो को लाइक करेंगे। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताऊँगा कि इस प्रॉब्लम 6.5 को करने के लिए क्या क्या जानना ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम क्या है। अगर हम किसी इंटीग्रल को लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में लिख सकते हैं तो बोलते हैं उसको हम इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम। इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम को डिफाइन करने के लिए दिए हुए फंक्शन का कंटिन्यूअस और सिंगल वैल्यूड होना जरूरी है। दिए हुए गिवन इंटरवल में फंक्शन का गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना सभी लोग जानते हो। सिंगल वैल्यूड मैं बताता हूँ। सिंगल वैल्यू का मतलब दिए हुए गिवन इंटरवल में फंक्शन का एक ही वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है, 2, 3 या 4 ना है, सिर्फ एक वैल्यू है। जो डेफिनेशन अभी मैंने अपने भाषा में बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है और एक सिंगल वैल्यू फंक्शन है क्लोज इंटरवल a, b पे, देन डेफिनेट इंटीग्रल of a function f(x) between the limits a to b is defined by the integral at the limit of sum। तो फंक्शन f(x) का डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट्स a और b के बीच हम डिफाइन कर सकते हैं इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम और उसको रिटेन यानी इस तरह से लिख सकते हैं। देखो इस तरह से मैथमेटिकली लिख सकते हैं। ये आप जानते हो ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है। डेफिनेट इंटीग्रल को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और आपका अंदर फंक्शन होता है और ये आपका जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होता है। तो ये रहा उसका सम, यानी इसको हम इस समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही कहना चाहता है ये डेफिनेशन, इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम यही कहना चाहता है। अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको ये समझाना चाहता है कि अगर कोई फंक्शन f(x) लिमिट a से लेके b के बीच कंटिन्यूअस हो, सिंगल वैल्यूड हो, तो उस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल a और b के बीच को हम लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको आप देख सकते हो। ये कैसे आया है इसका मैं प्रूफ आपको दिखाऊंगा, इसका डेरिवेशन मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं जो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू होता है वो एरिया होता है, किसी कर्व का एरिया होता है। अब मैं आपको 1 बाई 1 इसका डेरिवेशन दूंगा कि ये आया कैसे है, ध्यान से समझते जाओ। तो देखो जैसा डेफिनेशन में लिखा गया है कि f(x) कंटिन्यूअस और सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि f(x) इज ए कंटिन्यूअस और सिंगल वैल्यूड फंक्शन है इंटरवल a और b के बीच। यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल का यूज़ किया, देखो यहाँ पे, यानी a और b भी लेना है, इसके बीच का भी लेना है और a और b भी लेना है। अब जो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है उसको मैंने यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में दिखाया हुआ है, देख सकते हो। एक f(x) फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है, a और b के बीच जो है ये सिंगल वैल्यूड देगा हमें। ये r1, r2, r3 क्या है, h क्या है, ये सब पता लग जाएगा। अभी तुम्हें उस पर ध्यान मत दो, सिर्फ अभी ध्यान दो कि f(x) ये एक फंक्शन है कंटिन्यूअस और सिंगल वैल्यूड और a और b के बीच डिफाइन है। ओके, अब यहाँ पे देखो हम अभी क्या कर रहे हैं, डिवाइड एरिया। मैंने बोला कि डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा एक एरिया देता है, तो इस एरिया जो एरिया बनने वाला है a और b के बीच जो एरिया बनने वाला है उसको हमने n पीस ऑफ रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया। n पीस, अब n कितना भी हो सकता है। n मतलब समझो कि इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है जिसे लेने के बाद जो रेक्टेंगल का साइज है, जो उसका विड्थ है, इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि आप अपने आँखों से समझो कि नहीं ही देख पाओगे। लगभग टेंस टू जो उसका विड्थ होगा, मतलब जो चौड़ाई होगा रेक्टेंगल का, वो टेंस टू 0 ही होगा, समझो 0 होने ही वाला होगा, इतना कम होगा विड्थ उसका। और इस चीज़ को मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है। यहाँ पे देखो गैप तो आपको बहुत सारा दिख रहा है, ये देख सकते हो। ये विड्थ है इसका h, ये भी विड्थ है इसका h, मतलब विड्थ इसका h हो जाएगा। मैंने क्या किया, इस जो ये एरिया बन रहा था इसके बीच, उसको मैंने कितने भागों में बांट दिया, n टाइम्स में बांट दिया। ठीक है, n पार्ट में बांट दिया, उसको n भागों में बांट दिया, n रेक्टेंगल बना दिया। देखो एरिया जो बना a और b इंटरवल के बीच, उसको हमने n पीस ऑफ रेक्टेंगल में बांटा है, तो हर रेक्टेंगल का विड्थ भी होगा। तो विड्थ निकालने के लिए यहाँ पे मैंने ये फार्मूला यूज़ किया है। तो देखो ये क्या हुआ, b में से a डिवाइडेड बाई n,
मैंने यहाँ पे एच लेट कर लिया कि इच रेक्टेंगल का एक विड्थ है और ई क्या होगा, बी में से ए बाई एन होगा। अब एन जितना होगा, एन जितना बड़ा होगा, एन जितना बड़ा होगा, एच उतना ही छोटा होगा। देखो दिए हुए इंटरवल में हमें एरिया फाइंड करना है, इस कर्व का एफ एक्स फंक्शन का हमें एरिया फाइंड करना है। और हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि डेफिनेट इंटीग्रल का जो रूल होता है उसके अनुसार हम एरिया फाइंड कर लें। दूसरा लिमिट ऑफ सम का यूज़ करके हम एरिया फाइंड करें। लिमिट ऑफ सम का यूज़ करके हम एरिया फाइंड करेंगे क्योंकि हम प्रॉब्लम 6.5 कर रहे हैं और प्रॉब्लम 6.5 में हमें यही वाला रूल सीखना है। जो उसका पिछला वाला जो रूल है जो कि डेफिनेट इंटीग्रल है वो हम लोगों ने पहले सीख रखा है। प्रॉब्लम 6.4 उसी पे बेसिस था डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर, तो उसको ज़रूर देख लेना। तो देखो अगर हमें लिमिट ऑफ सम का यूज़ करके एरिया फाइंड करना है तो जो कर्व बन रहा है उसको हम एन पार्ट में बांट देंगे, एन रेक्टेंगल्स में बांट देंगे और सारे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे और सारे रेक्टेंगल के एरिया जो फाइंड करेंगे उसके बाद उन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, जब जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, वो सम हो जाएगा ना, उसको सम बोलते हैं। और लिमिट ले लेंगे एन, जो आपका एच दिया हुआ है एच वो इतना छोटा होता मैंने आपको बताया, जिसे आप देख नहीं सकते हो, ये बहुत छोटा होता है। तो लगभग आपका एच जो होता है टेंस टू 0 की ओर जा रहा होता है। ठीक है, तो हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0। तो लिमिट ले लिया और सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल को ऐड कर दिया तो उसको बोलते हैं सम, और लिमिट लेने के कारण तो हो गया इसका नाम लिमिट ऑफ ए सम। अभी इसका जो है प्रूफ हम देख लेते हैं। देखो मैंने बताया एन पीस ऑफ रेक्टेंगल में इसको मैंने डिवाइड कर दिया, दिए हुए इंटरवल में जो एरिया बन रहा था उसको एन पीस ऑफ रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और हर रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो एच है, और एच निकला कैसे है, तो जो फाइनल इंटरवल है मतलब जो लास्ट वाला इंटरवल है, जो इनिशियल वाला इंटरवल है, तो उसको में से उसको घटा दो, उसके बाद जितने पार्ट में आपने डिवाइड किया उसको उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हर रेक्टेंगल का विड्थ मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ से विड्थ मिल गया रेक्टेंगल का। अभी जो रेक्टेंगल बन रहे हैं इनका लेट करो मैंने नाम दे दिया, ये पहले वाले का R1, दूसरे वाले का R2, तीसरे वाले का R3, इस तरह से डॉट 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 चलता जाएगा। ये नंबर आपका आगे तक जाएगा। आपने n पार्ट में बांटा है तो n रेक्टेंगल बनेगा, तो लास्ट जो होगा वो आपका Rn होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले R1 का एरिया निकालता हूँ, फिर R2 का, इस तरह से सबका एरिया निकाल लूँगा। निकालने के बाद जोड़ दूँगा उनको, तो फाइनली मुझे इस कर्व का एरिया मिल जाएगा इस इंटरवल के अंदर। देखो ध्यान से यहाँ पे दिया हुआ एन रेक्टेंगल R1, ये इस वाले रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो जो इसका विड्थ है, विड्थ ऑफ R1 H, मैंने अभी बताया कि जो इसके विड्थ हैं वो सारे बराबर होंगे और विड्थ आपकी ये वाले हैं H = B - A/N, और विड्थ सारे बराबर हैं। ठीक है, तो सबके विड्थ कितने हैं, H, तो विड्थ ऑफ R1 क्या होगा, H ही होगा ऑफ कोर्स। लेंथ ऑफ R1 क्या होगा, F ऑफ A होगा। अब बोलोगे F ऑफ A कैसे होगा, देख भाई जो fx तुम्हारा दिया हुआ है वो आपका y होता है ना, y = fx ही होता है। यानी जैसे ही आप फंक्शन में x का वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा, यानी इसका लेंथ मिलेगा। समझ रहे हो। देखो जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ मैं, ओके, इसका विड्थ जो है h दिया हुआ है, तो इसका लेंथ हमें चाहिए, और ये क्या है, लेंथ यही है वाला जो आपको ये वर्टिकल दिख रहा है, लेंथ है, और ये एक्चुअल में ये y एक्सिस है, अगर ये x एक्सिस है तो ये जो होगा एक्चुअल में y का मान है। ठीक है, और y = आपका fx दिया हुआ है, तो अगर हम fx निकाल ले तो हमें y मिल जाएगा, यानी हमें ये मिल जाएगा लेंथ, और विड्थ तो दिया हुआ है जो कि h है। तो इसमें x का वैल्यू हम पुट कर दे, जो कि x क्या होता है आपका, ये वाला जो है ये x ही है ना। तो बोलोगे x का वैल्यू हम कहाँ से लाएं, तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। ये देखो ये ओरिजिन है, तो 0 से लेके a, दिस पॉइंट इज a। ठीक है, ये जो पॉइंट से ये a है, और यहाँ से लेके जो यहाँ तक आपको दिख रहा है ये लेंथ, ये जो दिख रहा है ये आपका y है। y = क्या है, fx है। तो x के जगह पे जो कि x = a है, इसमें पुट करोगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। ओके,
तो वही चीज़ मैंने किया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे एफ एक्स होगा तो एक्स के जगह पे यहाँ पे एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स होगा, और एक्स की जगह पे मैंने ए पुट कर दिया तो वाई इक्वल टू आपका एफ ऑफ ए मिल गया, है ना। तो वाई मिल गया, वाई इज अ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो देखो एफ ऑफ ए हो गया, विथ भी मिल गया, लेंथ भी मिल गया। जब विथ और लेंथ मिल गए तो एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ और विथ ही चाहिए होता है, लंबाई गुना चौड़ाई उसका फॉर्मूला होता है। तो ये आपका लंबाई का काम करेगा, ये आपका चौड़ाई का काम करेगा। लेंथ विथ हो गया आपका। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको एरिया मिल गया। R1 का एरिया हो गया इंच इंटू एफ ऑफ ए। देखो पहले आप लंबाई को लिखो या पहले आप चौड़ाई को लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब उसी तरह से मैं इस R2 को निकालूंगा, दूसरे वाले रेक्टेंगल के एरिया निकालूंगा। तो देखो ध्यान से, दूसरे वाले रेक्टेंगल का अगर बात करूँ तो देखो इसका भी विथ आपका एच ही है। मैंने बोला कि सारे जो रेक्टेंगल है सबका विथ एच ही है। ओके, तो विथ तो एच है। लेंथ क्या है इसका, तो लेंथ देखो ये आपका ये जो है पार्ट है आपका वाई है ना, ये हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए ये पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए, इस पॉइंट्स को हमें पता करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट्स पता होगा तभी जो फंक्शन दिया हुआ फैक्स आपका दिया हुआ है उसमें हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, है ना। एक्स के जगह पे तो हमें मिल जाएगा वाई, है ना, क्योंकि हमें पता है वाई इक्वल टू आपका फैक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इसको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक तो आपका ए हो गया। ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एच दिया ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा। तो आप ये जो फंक्शन दिया है इसमें x जहाँ पे दिया हुआ है उसकी जगह पे आप क्या पुट करोगे, x की जगह पे a प्लस एच पुट करोगे, समझ गए। तो y का वैल्यू आपको यहाँ से मिल गया a प्लस एच, और विथ आपका यहाँ पे दिया हुआ है h, तो विथ भी मिल गया, लेंथ भी मिल गया। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन सेम दैट R2 में, इन दूसरे वाले रेक्टेंगल में एरिया फाइंड करना हमें। तो क्या होगा, वही लेंथ इनटू विथ आपका होता है, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, तो आपका ये लंबाई का काम करेगा, ये चौड़ाई का काम करेगा। ओके, इसे इक्वेशन 2 बोलो, देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है साइड में। विथ आपका एच है, लेंथ आपका एफ ऑफ ए प्लस एच है, और कैसे ये आया मैंने आपको अभी डिटेल समझाया। उसी तरह से आप थर्ड वाले रेक्टेंगल के बारे में बात करोगे तो विथ तो आपका सेम ही रहेगा, जो उसका लेंथ है आपका ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस 2h। अब बोलोगे ये कैसे, तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा, देखो ये R3 आपका है ना, ये R3 है, तो इसका हमें एरिया चाहिए। तो पहले तो हमें इसका विथ चाहिए, विथ तो हमें पता है h है भैया, h सबका है, तो ये h हो गया। ओके, अब हमें लेंथ चाहिए इसका, तो लेंथ चाहिए मतलब y चाहिए हमें, तो y इक्वल टू होता है एफ एक्स। ओके, यानी x का वैल्यू हमें चाहिए, अगर y चाहिए तो x का वैल्यू चाहिए। तो देखो ध्यान से, x का वैल्यू चाहिए तो मुझे इस पॉइंट का पता होना ज़रूरी है। तो इस पॉइंट्स को फाइंड करेंगे और जो पॉइंट्स निकलेगा उसको हम y इक्वल टू एफ एक्स में रख देंगे। तो देखो ये आपका a है और ये आपका h है और ये आपका h है, तो ये यहाँ से लेके गए तो a, और ये यहाँ से गए तो a प्लस एच, और फिर से h एक और ऐड होगा तो a प्लस 2h हो जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो h 2h और दिस इज a, तो a प्लस 2h, तो a प्लस 2h हो गया x का वैल्यू, और x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y इक्वल टू हमारा मिल जाएगा f ऑफ a प्लस 2h। देखो वही चीज़ किया, ठीक है। तो इसे हमने बोला इक्वेशन नंबर 3। इस तरह से 4th नंबर रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे और उसका एरिया फाइंड करेंगे, तो हमें h इंटू एफ ऑफ a प्लस 3h मिलेगा। यहाँ पे देखो अगर 4 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब 1 कम आ रहा है, देख रहे हो ना। यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, 1 कम आ रहा है, इसे मैंने इक्वेशन 4 बोला। इस तरह से आपके n रेक्टेंगल बनेंगे। कितने बनेंगे, मैंने बताया कि n पीस ऑफ रेक्टेंगल बनेंगे, मैंने उसको n पीस ऑफ रेक्टेंगल में बांटा तो n पीस ऑफ रेक्टेंगल बनेंगे, तो उसको मैंने बांटा है तो उतने ही बनेंगे। इस तरह से सारे रेक्टेंगल का हम एरिया फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे 4 डॉट 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 कर दिया। इस तरह से भाई मैं फाइंड करता गया और लास्ट तक आया, n तक आया। अब n कहाँ कितना बड़ा है कौन जानता है। तो देखो Rn यहाँ पे लिख दिया, रेक्टेंगल जो n है
ठीक है। उसका एरिया फाइंड करेंगे तो एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब बोलोगे एन माइनस वन इंटू एच कैसे लिखा आपने, ये तो ठीक है, आपने आर एन यहाँ पर लिख दिया, आर एन चलेगा भैया कि जो लास्ट वाला जो रेक्टेंगल है उसका आप एरिया फाइंड कर लो, जो कि एन पीस में आपने बांटा था, तो लास्ट वाला जो होगा आर एन ही होगा। एन माइनस वन एच लिखने का क्या मीनिंग है, तो देखो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, एक कम आ रहा है, तो अगर n है यहाँ पे तो n माइनस वन आएगा ना, एक कम, तो इसलिए इसका आइडिया लगा कर मैंने इसको लिख दिया और इसका मैंने नाम रख दिया इक्वेशन नंबर है। ठीक है, सारे इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, जितने भी रेक्टेंगल बने वो सबको ऐड कर दो, n रेक्टेंगल बने ना, सबको ऐड कर दो। सबको जब जोड़ दोगे तो देखो इस तरह से जोड़ने के बाद आपको मिलेगा, और जोड़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सम ऑफ n सीरीज़, जो आपके n जितने भी रेक्टेंगल हैं सबका सम हो गया, तो एस फॉर सम है यहाँ पे, ये आपने ए बी में पढ़ा है, और सम ऑफ लिमिट जो है ए पी ही है एक तरह का। तो देखो सारे रेक्टेंगल को जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, है ना। अब इनको ध्यान से देखो, इन सब में जो है एच कॉमन है, तो एच कॉमन कर दो, बाहर कर दिया मैंने, और यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया इन सबको एच को बाहर करने के बाद। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे लिमिट्स मैंने डिफाइन कर दिया, एच टेंडिंग टू 0, एच 0 को टेंड्स कर रहा है, मतलब एच जो विड्थ है रेक्टेंगल का बहुत छोटा है। बहुत छोटा लेने का सिर्फ एक ही मीनिंग है यहाँ पे, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अगर एक कोई कर्व दिया हुआ है, सपोज करो एफ एक्स आपका एक कर्व है, और इसका हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं, दिस इज़ द ए और दिस इज़ द बी, ए और बी के बीच, तो जो हम इसको रेक्टेंगल में डिवाइड कर रहे हैं, सपोज करो इस तरह से दिख रहा है आपको, दिस दिस दिस, तो रेक्टेंगल होता है ना भाई, उसमें कहीं टेढ़ा टापुर तो होता नहीं है। देखो यहाँ से अगर मैं रेक्टेंगल बनाना चाहूँ तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा, और यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, समझ रहे हो, इस तरह से बनेगा। यहाँ पे गैपिंग छूट रहा है, यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे गैपिंग से छूट रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा यार, मैं तो बड़ा बनाता हूँ भाई। देखो ऐसे देखो इसको, अभी समझ में आ जाएगा, इसको एक से देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल बना दी। जब मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया तो ये कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक गैपिंग छूट रहा है, इसका एरिया कौन फाइंड करेगा, इसका एरिया कैसे फाइंड होगा, तो इस गैपिंग को ख़त्म करने के लिए कि भैया गैपिंग ना बचे, सबका एरिया फाइंड हो, कुछ ना छूटे। अगर मैंने यहाँ से लेके यहाँ के बीच एरिया फाइंड करने का जो बीड़ा उठाया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा निकालो, कुछ छूटे ना। यहाँ पे तो अगर रेक्टेंगल मैं लूँगा, सबका यहाँ पे रेक्टेंगल लूँगा, तो फिर से यहाँ पे ये पार्ट इस तरह से छूटता ही जाएगा, ये भी छूट गया, इस तरह से छूटता ही जाएगा, समझ रहे हो। तो ये ना छूटे, इसके लिए यहाँ पे जो ये विथ होता है ना, ये विथ, ये जो विथ आपको दिया रहता है, ये बहुत 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 कम रहता है। अब जितना कम होगा उतना यहाँ पे गैपिंग कम होगा, ध्यान से देखो, जितना कम होगा भाई देख ले, जितना कम होगा उतना गैपिंग कम होगा, ठीक है। तो इसलिए एच टेंडिंग टू 0 लिखा जाता है, मतलब एच 0 की ओर जा रहा है, लगभग 0 होने ही वाला है, 0 नहीं होगा, 0 होने वाला है। ओके, बहुत छोटा रहता है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम जरूर लिखेंगे, यहाँ पे लिमिट्स एच टेंडिंग टू 0, यही तो है लिमिट ऑफ सम, और क्या है, क्या यही तो है लिमिट ऑफ सम। ये आपका सम हो गया और ये आपका लिमिट हो गया, तो लिमिट ऑफ सम। इसको इक्वेशन नंबर ए बोलो। देखो 1 से लेके n तक तो हमने ले लिया, तो 1 2 3 तो आप बोल नहीं सकते, इसे इक्वेशन ए बोलो। अब देखो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वी कैन ऑल्सो राइट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस समेशन के सिंबल में हम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। n टेंडिंग इन्फिनिटी लेने का मतलब ये है मेरा कि जो n पार्ट में हम बांट रहे हैं वो n कितना बड़ा है ये हमें पता नहीं है, कितने रेक्टेंगल बनेंगे ये हमें पता नहीं है, n कितना भी बड़ा हो सकता, बहुत बड़ा है वो, इन्फिनिटी को जा रहा, बहुत बड़ा है वो फ्रेंड्स, ठीक है। इतने छोटे छोटे पार्ट में मैंने बताया कि वो n इतना बड़ा हो गया वो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और उसके बाद h जो कि h a वाला है, तो इसको बाहर कर दो, और r = 0 से लेके r = n-1, यहाँ पे देखो r = 0 से लेके r = n-1 तक ये टर्म जा रहा है ये। अब बोलोगे ये कैसे,
पहले तो ये समझो कि ये आर है क्या। यहाँ पे देखो ये सब के लिए जो ये वाला डिफाइन हुआ है, दिस इज अ जनरल, ठीक है, दिस इज अ जनरल टर्म, इन सब के लिए जनरल टर्म है ये। ध्यान से देखो इसको, इसमें जैसे जैसे तुम आर का वैल्यू चेंज करते जाओगे वैसे वैसे ये सीरीज मिलते जाएंगे। अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए आर इक्वल टू 0 पुट करो, तो इसमें जब 0 पुट करोगे आर इक्वल टू, तो ये पूरा पार्ट 0, तो एफ ऑफ ए मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा एच इंटू एफ ऑफ ए, ठीक है। आर इक्वल टू 1 पुट करो तो ए वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मिलता जाएगा। तो इस तरह से हमने जनरल टर्म यहाँ पे डिफाइन कर दिया। आर यहाँ पे वेरिएबल है, आर चेंज हो रहा है, जो कि 0 से लेके n-1 तक जा रहा है। लास्ट टर्म देखो यहाँ पे, लास्ट जो टर्म है आपका जिसमें n-1 आपको दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा आर 0 से लेके n-1 तक जा रहा है। तो ये आपका लॉन्ग फॉर्म है लिमिट ऑफ सम का, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसे भी ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं, क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। तो देख लेना कि इस फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो ये जैसे हम लोगों ने निकाला यहाँ पे, ये लिमिट ऑफ सम का यूज़ करके एरिया हम लोग फाइंड कर रहे हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि हम जो है सिंपली एरिया जो है डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एस एन को लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर ए और बी के बीच हम एरिया फाइंड करना है, लिमिट ए और बी के बीच है, तो हम लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू लिमिट्स ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ऐसे भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसे इक्वेशन बी बोला मैंने, यहाँ पे इसको ए बोला, इसको सी बोला, इसको बी बोला। अभी मैं बताऊँगा इसका नामकरण क्यों कर रहा हूँ मैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन ए और बी से, इक्वेशन ए और बी से क्या मिलेगा, दिस इज द ए और दिस इज द बी। देखो दोनों में एस एन आपको दिख रहा होगा, दिस इज द एस एन, दिस इज द एस एन। तो आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। तो मैं दोनों को इक्वेट करूँगा, इसलिए इक्वेशन ए और बी से लिखा यहाँ पे। तो देखो दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने और एस एन को हटा दिया, तो इस तरह से ये बना। ये जो आपको दिख रहा है यही हमें प्रूफ करना था। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन में स्टार्टिंग मैंने आपको बताया, यही बताया था ना, देखो ध्यान से, यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने तो इसे प्रूफ कर दिया। तो किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को दिए हुए गिवन इंटरवल में हम जो है इस तरह से जो है लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। फ्रॉम इक्वेशन सी एंड बी, सी और बी से इक्वेशन देखो, इक्वेशन सी और दिस इज द बी, इन दोनों को देखो, दोनों में एस एन है, तो एक एस एन को हटाऊंगा, दोनों को इक्वेट करूंगा। तो देखो, तो मैंने इक्वेट किया तो इस तरह से हमें मिलेगा, इसे इक्वेशन डी बोला मैंने। देखो प्रूफ तो हमारा यहीं पे हो चुका है। आगे हम जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। तो ये आपका फाइनली मिला, तो मैंने इसको इक्वेशन डी बोला। अब इस इक्वेशन डी में मैं a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ। तो जहाँ पे भी a और b दिख रहा है उसकी जगह पे ये वैल्यू मैं पुट करूँगा। तो देखो h इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन हम लोग जानते हैं, इसको हमने डिफ़ाइन किया था स्टार्टिंग में जब हम उसको प्रूफ कर रहे थे, h विथ है ना। तो b माइनस ए बाई n, तो b की जगह 1, a की जगह 0 पुट करूँगा, तो 1 माइनस 0 बाई n, तो ये 1 बाई एन आ जाएगा। तो h इक्वल टू 1 बाई एन आया, यहाँ पे देख सकते हो। तो h इक्वल टू 1 बाई एन और a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर डी में। ये रहा इक्वेशन नंबर डी, इसमें हम पुट करेंगे तीनों का वैल्यू a 0, b 1 और h 1 बाई एन। तो देखो इसको पुट करने के बाद हमें ये मिलेगा, समझ रहे हो। सिंपली मैंने रखा है इनका मान, इसमें ये जो मैंने निकाला यहाँ पे इसमें मान रखा है, तो हमें फाइनली ये मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है इसको मैंने आई आर यहाँ पे लेट कर लिया। आर इसमें है, देख सकते हो, आर वेरिएबल, आर चेंज होगा यहाँ पे, बाकी चीज़ चेंज नहीं होगी लेकिन आर चेंज होगा। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आई आर लिख दिया। और ये जो आपको आया इसको हम लोग बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ सीरीज़। ये जो है जनरल टर्म है सीरीज़ का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। किसके लिए? तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आपका जनरल टर्म होता है सीरीज़ का। अब हम प्रॉब्लम को करने के लिए स्टेप्स को देख लेते हैं, हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो देखो फ्रेंड्स, स्टेप्स यहाँ पे स्टेप 1 में आपको राइट करना है इक्वेशन को। यहाँ पे देखो
राइट द गिवन सीरीज, जो भी आपको दिया रहेगा इक्वेशन सीरीज, जो भी आपको सीरीज गिवन रहेगा उसको आपको जनरल टर्म में लिखना है। जनरल टर्म मैंने आपको बताया, दिस इज द जनरल टर्म, यानी IR के फॉर्म में इस तरह से आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको स्टेप 2 की ओर जाना है, फाइंड करना है लोअर और अपर लिमिट। लिमिट आप फाइंड करना, आपको लोअर और अपर दोनों फाइंड करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए, लोअर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इसका यूज़ करना है आपको लिमिट्स इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी R/n। यहाँ पे जो R आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो R दिख रहा है वो आपका फर्स्ट टर्म होगा, वो आपका फर्स्ट टर्म होगा सीरीज़ का। जो आपका गिवन सीरीज़ दिया रहेगा ना फ्रेंड्स, उसमें जो पहला टर्म होगा वो उसको आपको ले लेना है R की जगह पे इसमें। ओके, तो आपको मिल जाएगा लोअर लिमिट। इसका यूज़ करके सॉल्व जब करोगे इसको तो आपको फाइनली लोअर लिमिट मिल जाएगा। अपर लिमिट फाइंड करना है तो फिर से आप इसको लेना पड़ेगा, आपको इस लिमिट को आपको लेना पड़ेगा, लेकिन इस बार जो R होगा उसको आपको ले लेना है लास्ट टर्म। जो सीरीज का लास्ट टर्म होगा उसका जो लास्ट टर्म होगा उसको आपको इसमें रखने हैं मान उसका, मतलब सीरीज में जो लास्ट टर्म दिया रहेगा सिंपली R की जगह पे यहाँ पे रख देने हैं। उसके बाद स्टेप 3 जो कि लास्ट स्टेप होगा आपका, रिप्लेस करना R/n को x से और 1/n को dx से रिप्लेस करना है, और उसके बाद आपको सिंपली इंटीग्रेट कर लेना है। देखो आप जब उसको करोगे ना तो आपको R/n देखने को मिलेगा, उसमें 1/n भी आपको देखने को मिलेगा, ये ज़रूर दोनों देखने को मिलेगा, और इनके जगह पे आपको ये वैल्यू पुट करना है। दिस इज़ द x और दिस इज़ द dx। चलो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं, 1 बाई 1 सारा प्रॉब्लम ख़त्म करते हैं। फाइंड द लिमिट्स एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज़। ये आपको सीरीज़ गिवन है, यहाँ पे 1 2 3 सीरीज़ दिए हुए हैं, आपको इनका लिमिट्स फाइंड करना है। चलो फाइंड करते हैं, मतलब सिंपली इनका आपको वैल्यू फाइंड करना है, क्या आंसर आएगा। तो चलो सोल्यूशन करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सोल्यूशन। अभी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 डॉट 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 डॉट। ये जो 2n लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n+n, जिससे हमें पकड़ में आए कि हमें जनरल टर्म लिखना कैसे है। ओके, इसने तो n+n करके 2n लिख दिया यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे n+n ही आया होगा, इसने डायरेक्टली 2n लिखा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यूज़ करना है। उसके बाद स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप 1 में क्या करना होता है आपको, जनरल टर्म में लिखना होता है इसको। तो हम R के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे IR, हमें पता है वो चीज़ हमने अभी थियोरी में किया। ओके, तो IR ध्यान से देखो 1 1 1, ऊपर तो कोई चेंज ना देखने को मिल रहा तो ऊपर तो लिख दो 1। चेंज जहाँ देखने मिले वहीं पे आपको R को रखने हैं, ठीक है। n n n यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, तो n में भी कोई चेंज नहीं है, तो n को एज इट इज छोड़ो, प्लस प्लस है प्लस है प्लस है, ठीक है। 1 2 3 ये चेंज हो रहा है भाई, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं R, ठीक है। R एक वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है, और ये R कहाँ तक जा रहा है, तो 1 से शुरू हो जा रहा है और n पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो R n तक जा रहा है। तो इसे हमें भी जनरल टर्म में लिखना है, अभी जनरल टर्म में आया नहीं है, ठीक है। जब से समीशन ऑफ लिमिट्स के साथ नहीं आएगा तब से नहीं होगा ये। तो IR इक्वल टू, यहाँ पे क्या करो, n कॉमन कर लो इन्हें। एक बार मैं दिखा देता हूँ जनरल टर्म, देखो इसमें देखो 1/n आना चाहिए, R/n आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि भाई जनरल टर्म में आए। ओके, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अब करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखो अपना दिमाग थोड़ा सा यूज़ करना फ्रेंड्स, यहाँ पे n कॉमन करो। तो मैंने क्या किया, 1/n कॉमन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो 1/n जब कॉमन किया तो देखो इधर क्या बचेगा, इधर 1 बचेगा, ठीक है। नीचे मैंने यहाँ पे n कॉमन किया है, देख सकते हो नीचे मैंने n यहाँ पे कॉमन किया तो यहाँ पे 1 बचा, और प्लस यहाँ पे तो n है नहीं तो मैंने क्या किया, n से डिवाइड कर दिया, समझ रहे हो, n से डिवाइड कर दिया। जब n को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो फाइनली मुझे यही मिल जाएगा। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, 1/n भी आ गया और R/n आ गया। अब हम जो है सिग्मा का साइन लगाएंगे, समीशन, तो R इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा। अब पहले देख लो ध्यान से,
कैसे कैसे लिखा गया, लिमिट्स इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, उसके बाद 1/n, ठीक है। और उसके बाद आपको r का लिमिट लिखना है कि वो कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है। यहाँ पे जैसे इसमें 0 से लेकर मतलब जो भी लिमिट रहे, तो ये तो आपको सिंपली जनरल फॉर्म है कि 0 से लेकर n-1 तक जा रहा है, जहाँ तक भी शुरू हो रहा है, जहाँ शुरू हो रहा है, जहाँ तक जा रहा है, उस सब आपको लिखने हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट कॉपी पेस्ट, है ना। तो यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, उसके बाद 1/n है, जनरल टर्म देखो बस उसको छाप दो और कुछ नहीं करना। समेशन के बाद आपको लिखने r इक्वल टू, r स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नीचे जो r स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। देखो 1 2 3 इस तरह से हो रहा है ना, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और n पे जाके ख़त्म हो जा रहा है। तो r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू n पे जाके ख़त्म। ओके, उसके बाद फाइनली आपको फंक्शन ऑफ r/n का लिखना है, मतलब जो r/n के फॉर्म में दिया उसको लिखना है, ये वाला पार्ट। तो इससे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 + r/n। अब आने हैं स्टेप 2 में। ये स्टेप 1 हो गया हमारा, r/n के फॉर्म में आ गया, हमने लिख दिया समेशन के फॉर्म में, ऐसे ही लिखना था। और स्टेप 2 में हमें क्या फाइंड करना होता है, लिमिट फाइंड करना होता है कि लिमिट क्या है। अब बोलो लिमिट फाइंड तो किया यहाँ पे 1 से लेके n। तो भाई ये जो लिमिट है आपका, ये सीरीज़ का लिमिट है। हम जो अब लिमिट फाइंड कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन करने के लिए लिमिट फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर लोअर लिमिट, पहले लोअर लिमिट फाइंड कर लेते हैं। फॉर लोअर लिमिट फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, उसके बाद r/n। तो देखो लोअर लिमिट फाइंड करना है तो हमें फर्स्ट टर्म लेना होता है r का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द फर्स्ट टर्म ऑफ r। तो r का जो पहला टर्म है वो क्या है, पहला टर्म क्या है, 1 है। यहाँ से देख लो, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे तो लिख ही दिया हमने, तो 1 है वो। तो हम इसमें पुट करेंगे, लोअर लिमिट चाहिए तो हमें r की जगह 1 पुट करना होगा। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से लोअर लिमिट क्या मिल जाएगा, लोअर लिमिट जो मिलेगा हमें फ्रेंड्स, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, r की जगह क्या पुट करना, 1/n। ओके, अब n की जगह आपको इन्फिनिटी पुट करना है, तो 1/∞ क्या होता है, 1/∞ 0 होता है। तो ये हमें लोअर लिमिट मिल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर अपर लिमिट के लिए, तो फॉर्मूला हमारा वही होगा, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r/n। और हमें अपर लिमिट चाहिए तो हमें जो लास्ट टर्म लेना पड़ेगा, द लास्ट टर्म ऑफ r। क्या होगा लास्ट टर्म, तो देखो लास्ट टर्म आपका n है, तो n यहाँ पर लिखेंगे। और हमारा जो अपर लिमिट हो जाएगा वो देखो क्या होगा, अपर लिमिट। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और देखो r/n, तो r की जगह यहाँ पे n पुट करना, तो n/n हो जाएगा, n से n कट गया, आपका 1 आ जाएगा यहाँ पे, समझ गया। तो 0 से लेकर 1 आपका लिमिट मिल गया इंटीग्रेशन के लिए। अब स्टेप 3 पे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे स्टेप 3 है, रिप्लेस करना है r/n की जगह x और 1/n की जगह dx हमें रिप्लेस करना है। तो ये रहा, इसमें हम रिप्लेस करेंगे। देखो ir इक्वल टू, तो जहाँ पे भी 1/n दिख रहा है उसकी जगह dx, और जहाँ पे भी r/n दिख रहा है उसकी जगह पे क्या पुट करना हमें, उसकी जगह पे हमें जो है x पुट करना है। और उसके बाद हमें फाइनली इंटीग्रेट कर देना है, यानी डेफिनेट इंटीग्रल लगाना है हमें। तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट, देखो 0 से लेकर 1। तो यहाँ पे देखो ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है ना। तो 1/1 प्लस r/n की जगह हमें क्या पुट करना है, r/n की जगह हमें x पुट करना है। और यहाँ पे 1/n है, इसकी जगह पे आपको क्या पुट करना है, dx पुट करना है। अब फ्रेंड्स आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि इसको आपने यहाँ पे ये लिख दिया, 1/n की जगह आपने dx लिख दिया, ये सब कहाँ गया।
ये सब तो लिखा ही नहीं आपने। तो इसके जगह पे फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है ना ये इंटीग्रेशन का सिंबल, ये इसी को इंडिकेट करता है। ये जो आपको समेशन का सिंबल, समेशन का जो सिंबल दिया हुआ है, लिमिट्स दिया हुआ है टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये इसके जगह पे ही है, ये जो है आपको यही बता रहा है। तो इनके जगह पे ये लिमिट का सिंबल ही काफ़ी है। और जो लिमिट दिया हुआ है इसका r=1 से लेकर r=n, ये 0 से लेकर 1। अभी यहाँ पे कैसे कैसे हुआ आपको पता ही चल गया, लिमिट कैसे फाइंड किया हमने। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हो आसानी से। तो देखो इसको इंटीग्रेट करने के नीचे वाले पार्ट को हम लोग t लेट कर लेते हैं, 1 + x हो जाएगा और dt आ जाएगा आपका dx। लिमिट भी डिफाइन कर लेते हैं जब t लेट किया है तो देखो जब x = 0 पुट करेंगे तो t = आपका 1 आएगा, है ना, x = 0 पे। और x = जब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो t = आपका क्या निकल के आएगा यहाँ से, तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो इंटीग्रेशन आया IR = 1 से लेकर 2, ओके, 1 और 1 + x की जगह t और ds की जगह dt। तो dt/t मतलब log t, ओके, तो ये log t हो गया। लिमिट डिफाइन कर लो 1 से लेके 1, ये 1 है, 1 से लेके 2, और एक बार जो है आप 2 पुट करो तो log 2 माइनस एक बार 1 पुट करो तो log 1, log 1 में से log 2 जाएगा तो आपको फाइनली log 2 में से log 1 जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ से। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log का प्रॉपर्टी है 2/1, तो log 2/1 log 2 ही होता है। तो सिंपली आपका जो आंसर है log 2 है। तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ IR = log 2 आंसर। देखो मेन चीज़ें आपको स्टेप 1 होती है, बाकी सब आसान है। स्टेप 3 तो आप जानते हो करना, इसको तो करने में कोई संकोच नहीं होगा आपको, और ये आप कर लोगे इसको देख के, क्योंकि ये लिमिट पे डिपेंड है। जो यहाँ पे R का वैल्यू आएगा पहला और लास्ट, उसका यूज़ करके कर लोगे। तो मेन फोकस आपका इस पे होना चाहिए। स्टेप 1 फाइन कर लो भैया, ढंग से दिमाग चला लो, बाकी सारी चीज़ें निकल जाती है। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर, इसे करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 149 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इस तरह से चलता ही जाएगा। नीचे देखो यहाँ पे n का पावर जो 3 है ये सब में है, तो एज इट इज़ छोड़ दिया मैंने। 1827 इसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, इस तरह से चलता जाएगा। और यहाँ पे जो आपका दिया है नीचे 2n, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n² डिवाइड बाई n का क्यूब प्लस n का क्यूब। ऐसा करोगे तो फाइनली आपको 2n ही मिलेगा। तो फ्रेंड जब भी क्वेश्चन दिया हो तो आपको ये देखना है कि उस क्वेश्चन में चल क्या रहा है, उसके अनुसार आपको अरेंजमेंट करने हैं, उसके अनुसार आपको सजा के लिखने हैं सही तरीक़ा से। जैसे यहाँ पे 149 दिया है तो मैंने पकड़ लिया कि एक्चुअल में यहाँ पे 1 का ऊपर स्क्वायर चला, यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर चला, समझ गए। तो आपको उसको लिखने हैं पकड़ के कि चल क्या रहा है। अब हम स्टेप 1 पे आ जाएंगे। IR = अब देखो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, कैसे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने, ये देखो ऑलरेडी दे रखा है। ये जो जनरल टर्म है इस तरह से रिपीट हो रहा है, ठीक है, इस तरह से जो ये नंबर्स जो हो रहे हैं इस फॉर्मूले पे रिपीट हो रहा है। तो ये जब दिया हुआ है तो मुझे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसको उठाया मैंने लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन में मैक्सिमम केस में दिया नहीं रहता है, आपको पकड़ना पड़ेगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। और जो चीज़ें वेरी करती है, जो चीज़ें चेंज होती है, उसे हम R के फॉर्म में लिखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे भी इन लोगों ने लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, नीचे मैंने n³ कॉमन ले लिया, इसको n³ नीचे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा r/n³, ठीक है। अब देखो जो n³ था तो इसमें से n² जो है ऊपर मैंने भेज दिया r के नीचे, ठीक है, r/n², देख सकते हो यहाँ पे है ना। तो बचा कितना, एक n नीचे बच गया 1/n, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, और इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और देखो 1 से लेके n तक गया। अब 1 से लेके n तक कैसे मैंने पकड़ा, जो r है 1 से लेके n तक जा रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इस तरह से चलता जाएगा। और कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, ठीक है। तो इससे मैंने पकड़ लिया, तो आपका जो r है वो 1 से शुरू हो रहा है और n पे जाके ख़त्म हो जाए।
अब हम स्टेप 2 पे आएंगे। स्टेप 2 में हमें लिमिट निकालना होता है अपर और लोअर। तो देखो पहले लोअर निकालेंगे। तो लोअर के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, मतलब आर का पहला टर्म चाहिए। तो आर का पहला टर्म 1 है और लास्ट वाला n है। तो फर्स्ट टर्म आपका 1 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हम जो है, मतलब इस लिमिट्स में हम जो है आर का वैल्यू रखेंगे, पहला टर्म रखेंगे तो r इक्वल टू 1, तो 1/n, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0। ठीक है, 1/इन्फिनिटी का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अपर लिमिट अब निकाल लेंगे। अपर लिमिट के लिए हमें r का लास्ट टर्म चाहिए, तो r इक्वल टू n, जो लास्ट टर्म है उसका n है। देखो तो इस लिमिट्स का यूज़ करेंगे और यहाँ पे r की जगह n पुट करेंगे तो n कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। समझ गए? तो इस तरह से आपको मिला लिमिट, लोअर मिल गया 0, अपर मिल गया 1। देखो फ्रेंड्स, आपका मैक्सिमम केस में जो है 0 और 1 ही लिमिट आता है, अपर और लोअर में आपका जो ये लिमिट आता है। अब हमें जनरल टर्म मिल गया, लिमिट मिल गया, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो समीशन है, ये समीशन, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें रिप्लेस करना होता है r/n को x के फॉर्म में और 1/n को dx के फॉर्म में, और लिमिट हमें पुट करना होता है। ठीक है, जो भी निकाला हमने अपर और लोअर। देखो तो मैंने यहाँ पर लिमिट लिख लिया 0 से लेके 1, और ये आपका हो गया। ठीक है, r/n जहाँ था वहाँ पे मैंने x लिख दिया, और 1/n जहाँ था वहाँ पे मैंने dx लिख दिया। अब फाइनली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए जो नीचे वाला टर्म है उसको मैंने t लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएट किया इसको x के रेस्पेक्ट में, तो ये आया 3x² dx। 3 को इस साइड भेजा तो कुछ इस तरह से हो गया। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। अब हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज किया तो लिमिट आपका चेंज हो जाएगा। तो देखो जब x इसमें 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 है लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट 1, तो x इक्वल टू जब 0 पुट किया इसमें तो t इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। जब x इक्वल टू मैं 1 पुट करूँगा इसमें तो 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा t का मान। तो लिमिट्स भी मिल गए, तो 1 से लेकर 2 लिमिट कर दिया, और ऊपर x² dx है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ dt/3। तो dt हो गया, ये आपका जो 1/3 है इसको बाहर कर दिया मैंने, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम t ले सकते हैं, तो इस तरह से ले लिया t, मैंने देख सकते हो dt/t, और इसका जो इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। यहाँ पे हम लिमिट पुट कर लेंगे 1 से लेकर 2, एक बार 2 पुट करेंगे t की जगह और एक बार 1, तो हमें फाइनली मिलेगा log 2 माइनस log 1। अब log का जो प्रॉपर्टी होता है वो माइनस जो होता है उसमें उसको हम डिवीज़न के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 2/1, तो इस तरह से हो गया आपका। ठीक है, तो log 2/1 मतलब log 2 ही होगा, तो 1/3 इंटू log 2, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर, इसको करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन देखने के बाद आपको उसको लिखने है कि चल क्या रहा है उसको। ठीक है, आपको देखने के चल क्या रहा है, तो एग्जैक्ट मैंने देखो यहाँ पे क्या चल रहा है मैंने पकड़ लिया। देखो n⁻³ + 3 × 0, ठीक है, इसको करूँगा तो एक्चुअल में ये आ जाएगा, इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3 × 1, और इसको 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2। तो इस तरह से देख रहे हो 3 तो सब में आ रहा है, बस वेरी हो रहा है यहाँ पे 0, 1, 2 इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ है, जिससे ऊपर जो है n जो है सब में है, यहाँ पे n भी आपका यहाँ पे सब में है, वेरी सिर्फ यहाँ पे हो रहा है 0, 1, 2 इस तरह से, और लास्ट जा रहा है आपका n-1 तक, 0 शुरू हो रहा है और n-1 तक जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, IR इक्वल टू ऊपर सेम ही है, यहाँ पे सेम ही है, वेरी सिर्फ यहाँ पे हो रहा है 3 × r, तो जो वेरी होता है उसको r हम लिखते हैं। तो देखो 3 × r यहाँ पे लिख दिया, और पावर कितना 3। अब इनमें से मैं n⁻³ कॉमन कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो होल क्यूब है, तो पावर 3 मैंने यहाँ पे कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा। ठीक है, और प्लस और 3 × यहाँ पे n है नहीं तो r/n मैंने कर दिया इसको। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अब n⁻³ को बाहर निकालो, तो जब इसको बाहर निकालोगे तो n × n आपको मिलेगा। n⁻³ समझ रहे हो ना कैसे है फ्रेंड्स? देखो n⁻³ दिया है, इसको n² × n लिख सकता हूँ। ठीक है, ये स्क्वायर रूट में इसको जब मैं बाहर निकालूंगा तो n² जो है n निकल के आएगा, और जो ये जो है स्क्वायर रूट के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर जो है और नीचे जो है स्क्वायर रूट n जो है कट जाएगा, तो सिंपली आपको 1/n यहाँ पे मिलेगा।
और बाकी चीज़ें जो बच जाएगी यहाँ पे मैंने एज इट इज लिख दिया। इसको मैं समेशन में फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ, लिमिट्स इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r0 से लेके Rn-1 तक गया, और ये वाली चीज़ें एज इट इज। स्टेप 2 पे आ जाएंगे, लोअर लिमिट निकालेंगे। लोअर लिमिट के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, मतलब r का पहला टर्म। तो देखो r = 0 पहला है, ठीक है। तो पहला टर्म हम इसमें रखेंगे r की जगह, तो r0 पुट किया तो 0/n = 0 आ जाएगा। अपर लिमिट निकालने के लिए हमें लास्ट टर्म चाहिए, r का लास्ट वाला चाहिए टर्म, तो r = n-1 लास्ट टर्म है उसका, तो r की जगह पे n-1 रखेंगे। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n/n -1/n लिख सकते हैं, इस तरह से n कट जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1/n, n का मान यहाँ पे पुट करेंगे जो कि इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो n 1 में से 0 गया 1 आ जाएगा। तो ये भी लिमिट में मिल गया 0 से लेकर 1, ठीक है। लिमिट मिल गया, जनरल टर्म मिल गया, तो फाइनली हम इंटीग्रेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इस तरह से 0 से लेकर 1, और जहाँ जहाँ भी r/n था वहाँ पे मैंने x पुट कर दी, ठीक है, और जहाँ पे 1/n था वहाँ पे मैंने dx पुट कर दी, तो फाइनली मुझे ये मिलेगा। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो 1 + 3x को मैंने यहाँ पे t लेट कर लिया। अब डिफ्रेंशिएट किया है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे dt = 3dx आ जाएगा। 3 को इस साइड भेजा, ds की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। लिमिट भी चेंज कर लेता हूँ, वेरिएबल चेंज कर लिया तो देखो यहाँ पे जब x 0 है तो t कितना आ जाएगा 1, x का मान इसमें रखो तो t = 1 आ जाएगा। जब x = 1 है तो x = जब 1 इसमें पुट करूँगा तो 1 + 3 × 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो t = 4 हो जाएगा। ओके, तो ये भी लिमिट मिल गया हमें। दूसरा वेरिएबल चेंज किया तो 1 से लेके 4, ऊपर डेस की जगह लिख सकता हूँ dt/3, तो 1/3 को बाहर कर लिया, dt ऊपर लिखा। और देखो इसको पूरा मैंने हमने क्या लेट किया, इसका हमने पूरा लेट किया था, t लेट किया, तो देखो t⁻³ लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट में। अब फ्रेंड्स इसको जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो ये t⁻³ है, ठीक है। स्क्वायर रूट को हम 1/2 लिखते हैं पावर, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 आपका हो जाएगा, समझ रहे हो। अब इस तरह से मैंने लिखा, और ये जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव इसका जो पावर का साइन है, ठीक है, वो नेगेटिव हो जाएगा, t⁻³ हो जाएगा। तो देखो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा। तो फाइनली जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर एक ऐड होता है, तो -3/2 में एक ऐड होगा यानी +1 होगा, तो आपका -1/2 आएगा। देखो -3/2 पावर है, +1 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, -1/2। ओके, तो यहाँ पे पावर कितना हो गया, t⁻−1/2 और -1/2 से डिवाइड। अब ये जो है आपका -1/2 जो है, मतलब इसको हम जब लिख सकते हैं तो -2 ऊपर चला जाएगा, ये -1/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। जब -2 ऊपर चला जाएगा, ये कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया मैंने, अंदर क्या बचा आपका t⁻−1/2 रखा, ठीक है। अब इसमें t की जगह 4 एक बार पुट किया मैंने, और t की जगह मैंने एक बार 1 पुट किया। -2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो -2/3 इस तरह से आ गया आपका बाहर। और अंदर देखो जो 4 के पावर -1/2 है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 2 के पावर 1/2। देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 2, और पावर कितना दिया है -1/2। तो माइनस को हटाने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, इसको नीचे ले जाऊँगा, ठीक है, नीचे ले गया तो ये माइनस जो है, माइनस जो हाफ पावर दिया हुआ है इसको हम 1/2 पावर प्लस में लिख सकते हैं, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा आपका, ओके। और जो 1 का पावर -1/2 है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/1 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये माइनस को हटाने के लिए मैं इसको नीचे ले गया, तो यहाँ से मुझे मिल गया 1/2, यहाँ से मुझे मिल गया 1, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, -2/3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, एक बार 1/2 से, एक बार 1 से, और इसको सिंपली जब सिंप्लीफाई किया तो 1/3 मुझे मिलेगा। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर। ये देखो 4th, 5th और जो 6th नंबर है इसको इवैल्यूएट करना है, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है। 4th नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखो फ्रेंड्स 4th नंबर क्वेश्चन को ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेप 1 दे रखा है इन लोगों ने, स्टेप 1 दे दिया, तो हमें स्टेप 1 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके फॉर्म में ले आ देंगे हम लोग।
ये दे रखा, अब वो लंबा सीरीज देता तब हम इस फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यही दे दिया तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो स्टेप 1 तो हमें दे रखा है तो लिख दिया भैया, उसको r/n के फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्या किया, इसमें से जो है n² कॉमन किया, तो n² कॉमन किया और बाहर ले गया तो 1/n बाहर निकल जाएगा और अंदर आपका ये बचेगा, समझ रहे हो। उसके बाद स्टेप 2 पे आ जाऊँगा मैं, लोअर लिमिट निकालूंगा। उसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, तो r का यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट टर्म 1 है, r का वैल्यू 1 है पहला वाला टर्म, तो यहाँ पे r की जगह 1 रखूँगा तो 1/n यानी 1/∞ = 0 हो जाएगा। और उसके बाद अपर लिमिट निकालने के लिए हमें लास्ट टर्म चाहिए होता है r का, तो देखो r का लास्ट टर्म जो है n-1 है, तो यहाँ पे जो है हम r की जगह n-1 पुट करेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा n/n - 1/n लिख सकता हूँ मैं इसको, n कट गया 1 आ गया, यहाँ पे 1/n n की जगह इन्फिनिटी पुट करूँगा तो इस तरह से आएगा आपका, तो 1/∞ का मान जो है 1 - 0, तो इस तरह से 1 का मान आ जाएगा आपका अपर लिमिट। उसके बाद सिंपली कुछ करना नहीं है, जहाँ पे r/n है उसकी जगह x और जहाँ पे 1/n है वहाँ पे dx पुट करते हैं, तो फाइनली आपको इस तरह से देखने को मिलेगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में, और लिमिट आपका 0 से लेकर 1। ये जानते हो ये किसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होगा। साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करोगे तो फाइनली आपको यही मिलेगा 1/(1 - x²। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा साइन इनवर्स x। लिमिट पुट कर दो 0 से लेकर 1, तो देखो क्या मिलेगा, एक बार 1 पुट करो x की जगह, एक बार 0 पुट करो तो फाइनली आपको ये देखने को मिलेगा साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2 होता है, साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है, तो π/2 में से 0 π/2 हो गया, यह आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, इसको करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अब लोग ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखो ध्यान से, ये देखो ये जो n है ये बाहर है, 1/n पावर इनके ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है, तो इसको हम अंदर ले जाने के लिए क्या करेंगे, देखो n की पावर n और 1/n ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 1/n है ये 1/n, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो n तो कट जाएगा होगा, फाइनली आपका n ही आएगा, है ना। तो इसको मैं इस n को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। जब ऐसे लिखूँगा तो ये क्या होगा, इसका पावर 1/n हो जाएगा और इसका भी पावर, इन सब का जो पावर 1/n है, तो यानी मैं इसको जो है n के पावर n को अंदर ले जा सकता हूँ। तो देखो मैं अंदर ले गया इसको, सेम पावर होने के कारण ये अंदर हो जाएगा, तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब ये जो n के पावर n है इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सब में जो है n बांट दो। देखो ये जो चल रहा है आपका n टाइम तक चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे लास्ट टर्म जो है n है ना, यानी n तक जाएगा ये, और यहाँ पे पावर जो है n का n दिया हुआ है, यानी ये जो है n टाइम तक ये भी है, n के पावर n मतलब n भी n टाइम तक है। तो मैं क्या करता हूँ n सब में एक एक करके बांट देता हूँ, तो सब में n बांटूंगा तो यहाँ पे आपका जो n है वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखो इस तरह से देखो ध्यान से, यहाँ पे एक n मैंने दे दिया, यहाँ पे एक n दिया, तो क्या हो जाएगा n/n + 1/n। ये देखो ये नीचे है, इसी कारण मैं नीचे ही लिखूँगा, ठीक है, इंटू इसमें भी n बांटो एक, तो n/n + 2/n इस तरह से जाएगा। अगला जो टर्म होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आपको 3 होगा अगला वाला, तो n/n + 3/n हो जाएगा। इस तरह से डॉट 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 कितना तक, n तक, तो देखो n/n प्लस यहाँ पे n/n, ओके, पावर 1/n। तो फाइनली यहाँ पे n आपका कट जाएगा, ठीक है, ये आपका कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, लेकिन इसको मत काटो जिससे हमें पता चल जाए कि आखिर चल क्या रहा है, तो काटेंगे नहीं उसको, इसको नहीं काटेंगे। तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 1/n, यहाँ पे 1 2/n, उसके बाद 1 3/n, डॉट 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 1 + n/n के पावर 1/n है, n है ये 1/n। अब देखो इसको देखने से क्या आपको पता चलता है, आपको पता चलता है कि ये जो है प्रोडक्ट में है, ठीक है, या सारा टर्म क्या है, प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट का यूज़ करके तो हम नहीं निकाल सकते ना इंटीग्रेशन, हमें उसको समेशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी इनमें जो है प्लस 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 होना चाहिए, ये प्लस से सेपरेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे
हम लेट कर लेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट पी, इसको हम पी लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n 1 + 2/n 1 + 3/n डॉट 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 1 + n/n का पावर 1/n, ठीक है। अब दोनों साइड जो है हम लॉग लगा लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। जब दोनों साइड हम लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग पी, ठीक है, लॉग पी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, देखो अब इसमें लॉग लगाओगे तो पावर है जो आपका 1/n, लॉग में पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/n हो जाएगा ये, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। उसके बाद आपका लॉग पहला वाला टर्म, तो ये जो मल्टीप्लाई है वो प्लस से सेपरेट हो जाएगा, लॉग के प्रॉपर्टी के कारण जो ये प्लस से सेपरेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1/n प्लस लॉग 1 + 2/n, इस तरह से प्लस डॉट 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 तक जाएगा आपका लॉग 1 + n/n तक, समझ रहे हो फ्रेंड्स। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप 1 देखो, जनरल टर्म हमें लिखना होता है, तो देखो ध्यान से, इसको ध्यान से फ्रेंड देखोगे तो 1/n तो आपका ये है, यहाँ पे आपको पकड़ना है कि किस तरह से जनरल टर्म लिखोगे। देखो सब में लॉग है तो लॉग तो लिख दो आप, ठीक है। 1 सब में है तो 1 1 1, तो इसलिए मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया। वेरी कहाँ पे हो रहा, ऊपर हो रहा, ठीक है। 1 2 इस तरह से वेरी हो रहा, तो यहाँ पे r में लिख दूंगा, जहाँ पे वेरी होता है वहाँ पे r आता है, तो r/n हो गया आपका, ओके। तो इस तरह से लिख दिया। आप समेशन के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे, तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r1 से लेके n तक, r1 से लेके n तक गया है। देखो यहाँ पे 1 से शुरू हुआ है, देख सकते हो 1 2 इस तरह से 3, उसके बाद 4 इस तरह चलता जाएगा, लास्ट कहाँ तक गया, n तक। तो 1 से लेके n तक गया है, और ये आपका ये log 1 + r/n, इसको एज इट इज़ मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लोअर लिमिट निकालेंगे, उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, r = 1 फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे r की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/n, n की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, 0 आ जाएगा। अपर लिमिट निकालेंगे, अपर लिमिट निकालने के हमें लास्ट टर्म चाहिए होता है, लास्ट टर्म n है आपका, r = n, इसमें r की जगह n पुट करेंगे तो n/n कट गया, 1 आ गया, तो आ गया लिमिट आपका 0 से लेकर 1। उसके बाद इस स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे 1/n है उसकी जगह dx, और जहाँ पे r/n है वहाँ पे x पुट करेंगे तो फाइनली मुझे ये मिलेगा, और इंडिकेशन का सिंबल और लिमिट पुट करेंगे 0 से लेकर 1 जो हमने निकाला था। उसके बाद देखो ये जो IR है आपका, ये कुछ और नहीं, ये log p है। देखो ये एक्चुअल में log p, ये पूरा का पूरा जो हमने लिखा था ये वाला, जो कि IR यहाँ पे लेट किया है, इसको सबको, इस सबको जो है IR हमने लेट किया है, जो कि क्या है फ्रेंड्स, एक्चुअल में log p है। तो मैं लिख सकता हूँ log p, तो मैंने log p = दिस लिख दिया। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज़ करेंगे। जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो ×1 लिख सकता हूँ, log 1 + x ×1 ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 2 हमें मिल गए, 2 मिल गए ना फ्रेंड, 2 फंक्शन, एक log 1 + x, एक आपका 1, तो हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने के लिए प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन चाहिए होता है, तो 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो देखो 1 को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और इसको एज इट इज़ रखा, और उसके बाद जो यहाँ पे 1 को इंटीग्रेट किया तो x आ गया, और log 1 + x को डिफरेंशिएट किया तो 1/1 + x आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैंने लिमिट पुट कर दी 0 से लेकर 1, जो कि दिया हुआ 0 से लेकर 1। तो जब 1 पुट करूँगा तो मुझे log 2 मिलेगा, जब 0 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए फाइनली हमें log 2 ही मिलेगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 + x को मैंने यहाँ पे t लेट कर लिया, डिफरेंशिएट किया, x के रिस्पेक्ट में dt = dx आ गया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये 1 को इस साइड भेजो तो x = t - 1 हो जाएगा। जब x को आप 0 पुट करोगे तो आपको t का मान 1 मिल जाएगा, जब x को आपको 1 पुट करोगे तो t का मान आपको 2 मिलेगा। अब ये जो लिमिट है 0 से लेकर 1, अब वो हो जाएगा 1 से लेकर 2, तो देखो मैंने लिख दिया 1 से लेकर 2, और यहाँ पे x के जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ t - 1 लिख दिया मैंने, 1 + x जगह मैं लिख सकता हूँ t, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो t - 1 / t, तो इसको हम सेपरेट इस तरह से लिख सकते हैं, t/t कट जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, 1/t, इस तरह से आप dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट।
उसके बाद मैं इसको सेपरेट कर लूँगा, अलग अलग कर लूँगा। तो देखो ये माइनस है, इसके साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और डी टी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। उसके बाद जो है ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा। अब 1/t इंटू डी टी आपका हो जाएगा डी टी बाई टी। अब फाइनली हम इसको इंटीग्रेट करेंगे डी टी को, तो हमें टी मिलेगा, लिमिट पुट करेंगे 1 से लेकर 2, ये आपका 1 से लेकर 2 है, 1 to 2, और डी टी बाई टी को इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग टी मिलेगा, 1 से लेकर 2 लिमिट पुट करेंगे तो एक बार टी की जगह 2, एक बार टी की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 में से 1, और सेम यहाँ पे भी 2 टी की जगह 2 और एक बार 1, तो log 2 में से log 1। तो फाइनली हमें यहाँ से क्या मिलेगा, log 3 इक्वल टू log 2 माइनस, अब देखो 2 में से 1 जाएगा 1 तो -1 हो जाएगा, प्लस log 2 में से log 1, तो मतलब 2 और 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो 2 1 का मल्टीप्लाई 2 ही होता है तो log 2 ही मिलेगा हमें, अब प्लस log 2, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखो इसको और इसको दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ पे दोनों में देख सकते हो प्लस है, तब प्लस जब रहता है तो log क्या होता है, प्रोडक्ट में होता है, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो log 4 हो जाएगा ये, और -1। अब देखो 1 को हम log e लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान 1 होता है, और उसके बाद जो है यहाँ पे देखो डिवीज़न यूज करेंगे हम क्योंकि माइनस से सेपरेट है ये, लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार डिवीजन हो जाएगा तो 4/e हो जाएगा, लॉग ख़त्म, p इक्वल टू 4/e, ये आपका आंसर है। बुक में देखोगे तो आपका आंसर कुछ और दिया है जो कि गलत है, आंसर आपका करेक्ट वाला यही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इसको करते हैं, ये भी इसके जैसा ही है, इसमें भी हमें लॉग लेने पड़ेंगे। देखो जब भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट में दिया हुआ है, जितने भी टर्म हैं सब प्रोडक्ट में दिए हुए हैं, तो आपको लॉग लेने पड़ेंगे, उनको सेपरेट करने के लिए, प्लस में करने के लिए आपको लॉग लेने पड़ेंगे। तो देखो ये आपको गिवन है, ओके, इसको मैंने पी लेट कर लिया, इस सबको मैंने पी लेट कर लिया। देखो ध्यान से, आप टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ले लिया, इधर लॉग भी हो गया, इधर आपका इस तरह से हो जाएगा। अब देखो वही चीज़ है कि लॉग में जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/n हो गया, और इन सब का लॉग हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट में है तो लॉग के प्रॉपर्टी के अनुसार ये प्लस से सेपरेट हो जाएंगे, तो लॉग दिस टर्म प्लस लॉग दिस टर्म प्लस लॉग दिस टर्म, इस तरह से मतलब हो जाएंगे, समझ रहे हो आप, ओके। अब हम इसको जनरल टर्म लिखेंगे तो आई आर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1/n तो है ये है, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 + r²/n², यहाँ पे वेरी क्या हो रहा है, 1² 2² इस तरह से डॉट डॉट होगा, आपका होगा, यहाँ पे सिर्फ वेरी हो रहा है, बाकी चीज़ सेम टू सेम है, 1 आपका सेम है, n का स्क्वायर सेम है, वेरी सिर्फ यहाँ पे हो रहा है, तो जहाँ पे वेरी होता है वहाँ पे r पुट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे r² हो जाएगा, ठीक है। अब समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और उसके बाद समेशन r1 से लेके n तक, r1 से लेके n तक गया, देखो 1 है 2 है, इस तरह से लास्ट तक कहाँ गया, n तक गया, देख सकते हो, तो 1 से लेके n तक गया है, 1 + r/n², इसको हम लिख सकते हैं r/n²। उसके बाद हम स्टेप 2 पे आ जाएंगे, तो स्टेप 2 में हमें लोअर लिमिट निकालना है और अपर लिमिट निकालना है। तो लोअर लिमिट निकालने के लिए पहला टर्म चाहिए r का, तो देखो r यहाँ पे देखो 1 दिया हुआ है, तो इसमें हम r की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/n, और n की जगह इन्फिनिटी, तो 1/∞ इक्वल टू 0। अपर लिमिट यहाँ से लास्ट टर्म चाहिए हमें, उसके लिए r इक्वल टू n, लास्ट टर्म आपका n है, तो r की जगह n पुट करेंगे, n कट जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद स्टेप 3 पे जाएंगे, तो जहाँ पे भी 1/n दिख रहा है वहाँ पे dx पुट करो, और जहाँ पे r/n दिख रहा है वहाँ पे x पुट करो, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इंटीग्रेट के फॉर्म में लिख लेंगे, लिमिट हमारा जो आया था 0 से लेकर 1, देखो मैंने आपको बताया मैक्सिमम केस में जो लिमिट आपका आएगा 0 से लेकर 1 ही आएगा, ठीक है। देखो बार बार तो निकाला, जितने क्वेश्चन हमने किया यहाँ पे सब में 0 से 1 ही तो आया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, देखो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, दिस × 1 लिख सकता हूँ, ओके। इसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाऊंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट n लिखा, मतलब मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, तो दो फंक्शन हो गए यहाँ पे, और दो फंक्शन का जब प्रोडक्ट होता है तभी हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हैं। तो देखो इसको 1 को मैंने इंटीग्रेट किया तो x मिला मुझे, इसको एज इट इज़, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो मुझे a मिलेगा, ओके, और 1 को इंटीग्रेट किया तो x मिलेगा, समझ रहे हो, a2x आपका ऊपर है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ तो 2x / 1 + x² होगा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x आपका x² हो जाएगा, ये 2 को बाहर कर दो। अब इसमें लिमिट पुट कर लो 0 से लेकर 1, जब 1 पुट करोगे तो log 2 मिलेगा, और जब 0 पुट करोगे तो 0 मिल जाएगा, तो log 2 में से log 0, समझ रहे हो आप, है ना। तो इस तरह से आपका जो फाइनली आएगा log 2 आएगा।
मतलब 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा ना, तो log 2, तो यहाँ सिर्फ आपको log 2 मिलेगा माइनस दिस टर्म, ठीक है। अब इसको इंडिकेट करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू tan थीटा लेना पड़ेगा डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। थीटा को सेपरेट करो तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। जब x का मान आप 0 पुट करोगे तो आपको थीटा का मान 0 मिलेगा। जब x का मान आप 1 पुट करोगे तो थीटा का मान आपको पाई/4 मिलेगा, क्योंकि tan जो होता है tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई/4 होता है। अब चीज़ें यहाँ पे पुट कर दो तो देखो जहाँ पे x है वहाँ पे आपको tan थीटा रखना है, और जहाँ पे dx है उसकी जगह आपको ये वाला रखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे रख दिया tan स्क्वायर थीटा हो गया इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फार्मूला आप जानते हो। सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज छोड़ दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा कट गया, तो फाइनली आपको सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। इसको यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको बचा फाइनली, तो इसको आप जो ना सेपरेट कर दो, अलग कर दो। यहाँ पे 2 देखो बच रहे हैं, 2 देखो सेक स्क्वायर थीटा 1, तो जब आप इसको सेपरेट करोगे तो देखो बाहर जो है माइनस वेट कर रहा है, तो क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में टर्म हो जाएगा, और इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको। तो देखो मैंने इसको सेपरेट कर दिया। इस चीज़ को आप समझ रहे हो कैसे हुआ है। सिंपली जो है यहाँ से डी थीटा को एक बार इससे मल्टीप्लाई और डी थीटा को एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये आपका आया है। अब सेक स्क्वायर थीटा का जो इंडिकेशन होता है वो tan थीटा होता है। लिमिट पुट कर दो 0 से लेकर पाई/4, और उसके बाद जो डी थीटा का इंडिकेशन होता है वो थीटा होता है 0 से लेकर पाई/4। तो जब लिमिट पुट कर लोगे तो यहाँ से log 2 ये चीज़ें एज इट इज है, और tan थीटा की जगह पाई/4 पुट करो, एक बार 0 पुट करो, तो जब पाई/4 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 1, और 0 जब पुट करोगे तो आपको मिलेगा 0, तो 1 में से 0 जाएगा, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 मिलेगा। यहाँ पे जो इसका जो मान आएगा 1 आएगा, 1 इंटू 2 आपका 2 हो जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद थीटा की जगह पाई/4 पुट करो, एक बार 0 पुट करो, तो पाई/4 में से 0 पाई/4 आपको मिलेगा, और 2 मल्टीप्लाई, तो 2 यहाँ पे 2 दूनी के 4 कट गया, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से आपको पाई/2 मिलेगा, ठीक है। तो देखो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, तो देखो फ्रेंड्स आपको मिला log p माइनस log 2। ये log 2 जो है ना, ये जो log 2 है ये वाला इस साइड मैंने कर दिया, log वाला को एक साथ मैंने रखा, तो इसलिए log 2 को इस साइड ले गया। तो जब मैं log 2 को इस साइड ले जाऊँगा तो माइनस में log 2 हो जाएगा, इधर आपका बचेगा पाई/2 माइनस 2 बचेगा। ओके, अब देखो ये माइनस से सेपरेट है तो log का डिवीज़न रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, तो p/2 हो जाएगा, ठीक है, और इधर पाई/2 माइनस 2 हो जाएगा। अब इस वाले log को जो इस साइड पे जो होता है e में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो e⁻this हो जाएगा। उसके बाद जो 2 को इस साइड पे जो 2 पे मल्टीपल हो जाएगा दिस टर्म, और यहाँ से पाई/2 माइनस 2 लिखा है, इसमें जो है आप 1/2 कॉमन कर लोगे तो आपको ऊपर मिलेगा पाई-4, ठीक है, ऊपर आपको पाई-4 मिलेगा और नीचे 2 मिलेगा। 1/2 मैंने कॉमन कर लिया इसमें से, तो फाइनली मुझे ये मिलेगा, और यही आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम 6.5 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।